सरकारी संस्थाओं का गैरवाजिब इस्तेमाल करते हैं। जब आपके पास में उपलब्धियां नहीं होंगी तो आपको उंगलियां दूसरों की तरफ करनी पड़ेंगी। सफाई की जो आपने बात की थी कि ट्रिपल इंजन सरकार आएगी, साफ सफाई में दिल्ली एकदम शंघाई बन जाएगी, ऐसी स्थिति दिखाई नहीं दे रही है कुछ। वाटर लॉगिंग आपने देखा है कि पिछले दिनों में लगातार दिल्ली के अंदर कम हुई है लेकिन निश्चित रूप से कहता हूँ कि आपको इन 6 महीनों में बदलाव दिख रहा है। आपको दिल्ली शंघाई नहीं, शंघाई दिल्ली होगी ऐसा वहाँ के लोग बोलते हुए मिलेंगे। राजनीतिक साजिश के तहत उन लोगों को फंसाया। राजनीतिक साजिश कहने के लिए बड़ा अच्छा शब्द है, लेकिन राजनीति कर रहे होते, राजनीति में ईमानदारी से काम कर रहे होते तो फंसते क्यों? नमस्कार, आप देख रहे हैं द फर्स्ट विटनेस का पॉडकास्ट और मैं हूं सुंदर सोलंकी। दिल्ली के वरिष्ठ नेता आदित्य झा, जिन पर बड़ी जिम्मेवारी है, दक्षिण दिल्ली के सह प्रभारी हैं और इसके अलावा बात करें तो पूर्व प्रवक्ता रहे हैं बीजेपी के। छात्र राजनीति से वो बीजेपी में सक्रिय हैं और हमारे साथ अब स्टूडियो में मौजूद हैं। कैसे हैं आदित्य जी? बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर जी, बहुत अच्छा हूँ। लेकिन दिल्ली की हालत अच्छी नहीं है, वाटर लॉगिंग से परेशान है। सफाई की जो आपने बात की थी कि ट्रिपल इंजन सरकार आएगी, साफ सफाई में दिल्ली एकदम शंघाई बन जाएगी, ऐसी स्थिति दिखाई नहीं दे रही है कुछ। दिखाई देगी सुंदर जी। मेरा कहना है कि सरकार को काम करने का समय दीजिए। वाटर लॉगिंग आपने देखा है कि पिछले दिनों में लगातार दिल्ली के अंदर कम हुई है। दिल्ली में जब भी वाटर लॉगिंग या बारिश हो रही होती है, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के विधायक सड़क पर खड़े होके उस वाटर लॉगिंग को क्लियर कर रहे होते। जो पॉलिसी पैरालिसिस दिल्ली के अंदर 27 सालों का था, वो 27 दिनों में तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बदल पाएगी, लेकिन निश्चित रूप से कहता हूँ कि आपको इन 6 महीनों में बदलाव दिख रहा है। आपको दिल्ली शंघाई नहीं, शंघाई दिल्ली होगी ऐसा वहाँ के लोग बोलते हुए मिलेंगे। आम आदमी पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, यही बात करते हैं कि आप बरगलाने में और वादा करने में सबसे आगे होते हैं। जैसे आप कह रहे हैं कि शंघाई से आगे ले जाएंगे दिल्ली को, लेकिन बुनियादी चीज़ें तो दे दीजिए, चाहे वो ट्रैफिक की व्यवस्था हो, यमुना की सफाई हो, पॉल्यूशन हो। इन्हीं चीज़ों से सांस नहीं मिल रही दिल्ली को। तो मैं आपको यही कह रहा हूँ कि दिल्ली पॉलिसी पैरालिसिस की शिकार थी। जो भी सरकारें आ रही थी पिछले 10 सालों के अंदर, खास तौर से दिल्ली के अंदर जो खाट की हांडी चढ़ी हुई भ्रष्टाचार की एक सरकार थी। मैं लगातार कह रहा था कि इसका एक-एक मंत्री जेल में जाएगा और वो जा रहे हैं। और दिल्ली के अंदर दिल्ली की जनता ने उनको बदलकर एक मैसेज दिया कि वो जो झूठे वादे कर रहे थे, वो जनता ने उसको अस्वीकार कर दिया। आने वाले समय में हम लगातार, आप एजुकेशन पे देखिए तो तुरंत एजुकेशन पॉलिसी नई आ गई, जिसके अंदर फीस बढ़ाने के अंदर परिवार, जो हमारे बच्चों, छात्र और छात्रों के परिवार शामिल होंगे। ऐसे ही आप अगर जमुना की सफाई देखिए तो उसकी प्रायोरिटी पर है, जमुना की आरती हो रही है, सीएम उसके अंदर खुद शामिल हो रही है, बार-बार मॉनिटर कर रही है, केंद्र की योजना के साथ उसके अंदर पैसा लग रहा है। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि ये पैसा केंद्र पहली बार नहीं दे रहा है, ये पिछले 10 सालों में केंद्र ने पैसा दे रखा था। लेकिन जो पूर्ववर्ती सरकारें थी, उसको भ्रष्टाचार से ही फुर्सत नहीं मिल रही थी, तो दिल्ली की जनता के लिए क्या काम वो तो करते? कहते हैं आप लोगों ने राजनीतिक साजिश के तहत उन लोगों को फंसाया। देखिए, भ्रष्टाचार तो राजनीतिक साजिश कहने के लिए बड़ा अच्छा शब्द है, लेकिन राजनीति कर रहे होते, राजनीति में ईमानदारी से काम कर रहे होते, तो फंसते क्यों? आप बताइए कि 6-6 मुकदमे हैं, शायद आज़ाद भारत की ऐसी पहली सरकार होगी, जिसका मुख्यमंत्री ऐसा था जिसके पास एक भी डिपार्टमेंट नहीं था। लेकिन सबसे ज़्यादा वो कहते शीश हैं आप महल में रहते सरकारी हैं। संस्थाओं का गैरवाजिब इस्तेमाल करते हैं, जब आपके पास में बेजा कुछ इस्तेमाल जब करते आपके हैं। पास में कुछ सीबीआई, दिखाने के ईडी। लिए नहीं होगा, हुँ। जब आपके पास में उपलब्धियाँ नहीं होंगी, तो आपको उँगलियाँ दूसरों की तरफ करनी पड़ेंगी। अगर आपके पास उपलब्धियाँ होती। नहीं, उपलब्धियाँ तो ये वो कहते हैं कि दिल्ली की जो जनता है बार-बार उन्हें जिताती है, ये उपलब्धियाँ ही तो थी। नहीं, बार-बार नहीं जिताती, 2 बार जिताया दिल्ली की जनता ने। और आप इसके साथ एक चीज़ और याद रखिए कि उसी दिल्ली की जनता ने उनको 7-0 लोकसभा में दिया। 2 बार उनको जो है कॉर्पोरेशन के अंदर मात दी। कहाँ जितवा रही थी उनको जनता? एक विधानसभा जीत रहे थे और विधानसभा भी वो आंकड़ों की कैलकुलेशन पे बार-बार जीत रहे थे। कोई काम के दम पे नहीं जीत रहे थे। मैं अगर आपसे ही पूछूँगा तो शायद आपको उनके 10 विधायक के नाम नहीं पता होंगे। लेकिन मैं आज से आपको पूर्ववर्ती पूछूँ कि बीजेपी या कांग्रेस के, तो आपको कम से कम 50 लीडर्स के नाम याद होंगे। तो उन्होंने बेसिकली दिल्ली की जनता के इमोशन के साथ ही तो छलावा किया। उन्होंने कहा कि हम गाड़ी नहीं लेंगे, तो उन्होंने लेकिन कारों का काफ़िला ले लिया। उन्होंने कहा
कि हम घर नहीं लेंगे, उन्होंने बंगला ले लिया। उन्होंने कहा हम सिक्योरिटी नहीं ले लेंगे, उन्होंने जेट सिक्योरिटी ले ली। बस उन्होंने यही तो झूठे वायदे किए और दिल्ली की जनता को बार-बार इमोशन के आधार पर छला और दिल्ली की जनता ने ये एक बार चढ़ा, दिल्ली की जनता को लगा नहीं एक मौका और देना चाहिए, उसने एक और मौका दिया। लेकिन जब उसको लगा कि काठ की हांडी बार-बार नहीं चढ़ेगी, ये भ्रष्टाचारी सरकार है, दिल्ली को गर्त की ओर ले जा रही है, दिल्ली को ये पिछले 10 साल, पिछले 100 साल की तरफ पीछे ले गए थे। आज हमको जो आप 7 महीने में हमसे प्रश्न कर रहे हैं, अगले 7 महीने बाद जब आप प्रश्न करेंगे तो शायद आपके पास ये प्रश्न पूछने के लिए नहीं होंगे, चलो क्योंकि बहुत हमारी अच्छी बात सरकार वो काम कर रही है। बहुत अच्छी बात है अगर दिल्ली को इस तरह से उनकी समस्याओं से निजात देने की बात आप कर रहे हैं, तो लेकिन आप सवाल ये बताइए कि अब तो ट्रिपल इंजन सरकार है। आप 7 महीने में क्या बदलाव देखा आपने? आपने खूब बदलाव देखा होगा, आपको मिंटो रोड की ब्रिज के नीचे बस फँसी हुई नहीं दिखी होगी, जी। आपको आईटीओ के ऊपर जाम नहीं मिला होगा, आपको पहली बार हमने कनॉट प्लेस को तैरते ज़रूर देखा। आपने थोड़ी देर के लिए देखा होगा क्योंकि 7 महीने के अंदर में ना तो हम यहाँ की सीवरेज बदल सकते हैं, ना ही 7 महीने के अंदर हम यहाँ के रोड्स को कंप्लीट कर सकते हैं। एक समय लगता है किसी चीज़ में हुँ, हुँ। और जो 10 साल में काम नहीं हुआ, तो 10 साल केवल ये 10 साल नहीं है। जो मैं बार-बार कह रहा हूँ कि पॉलिसी पैरालिसिस थी, कोई योजना ही नहीं बन रही थी, कोई रफ्तार ही नहीं थी दिल्ली की, दिल्ली थम सी गई थी, दम तोड़ रही थी, खाँसी कर रही थी दिल्ली, भ्रष्टाचार से भी और पॉल्यूशन से भी। अब इस तरह की स्थिति नहीं दिखाई देगी। नेचुरली आपको बदलाव मिलेगा। आप देखिए, हमारे हर मंत्री ने अपना समय तय किया है। आप बताइए, आप भी एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप लगातार जनता से आपको क्या दिल्ली की 10 सालों की सरकार में कभी जन सुनवाई जैसा शब्द सुनने को मिला? हमारे मुख्यमंत्री रोज़ जन सुनवाई कर रही हैं, हमारे मंत्री अपने क्षेत्रों में जा रहे हैं, हमारे विधायक जनता के बीच में उतरे हुए हैं और मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ कि वो जो हमारे लीडर हैं, जिनको जनता ने चुनकर भेजा है, वो तो काम कर ही रहे हैं। जो हमारे 48 के 70 में से जो हमारे लोग हारे हैं, हुँ, वो हुँ। भी आज अपने क्षेत्र के अंदर उसी शिद्दत के साथ काम करते हुए दिख रहे हैं, जैसे हमारे जीता हुआ विधायक काम करते हुए दिख रहा है। क्योंकि राजनीति हमारे लिए सेवा का माध्यम है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा था, राजनीति हमारे लिए सेवा का माध्यम है, सेवा ही संकल्प है और उसी सेवा ही संकल्प के विषय को लेकर हमारी जो पार्टी है, वो आगे बढ़ रही है। अभी सीएम की जनसुनवाई का आपने ज़िक्र किया, उन पर हमला हुआ है। अभी एक और खबर आई कि साड़ी पहनकर एक बार फिर किसी ने और हमला किया। किस तरह से देखते हैं इस चीज़ को? देखिए, निश्चित रूप से आप 2 चीज़ें कह सकते हैं। एक हम केवल इसको हम कह दें कि अ, कोई ये राजनीति ये किसी विपक्ष की हमला है, क्या है, ये तो जाँच का विषय है। कुछ लोग हो कित सकता है ऐसा? नहीं, मुझे ये निश्चित तौर पे मैं नहीं कहूँगा क्योंकि जाँच एजेंसियाँ इस पे जाँच कर रही हैं। लेकिन जिस तरीके की ये घटना है, निंदनीय है, हुँ, हुँ। क्योंकि गुजरात का आदमी आके दिल्ली के अंदर कोई हमला कर रहा है, ये ध्यान भटकाव की साजिश हो सकती है, ये काम को रोकने की साजिश हो सकती है, ये आप कह सकते हैं कि पब्लिसिटी स्टंट हो सकता है। लेकिन दिल्ली की जनता ने उसको नकार दिया और हमारी सीएम फिर अगले दिन से उसी तरीके से, उसी दृढ़ता से, उसी विश्वास के साथ उन जनता के बीच में है क्योंकि जनता ने उसे चुना है। जनता के बीच वो सेवा का संकल्प लेकर उतरी हैं और ऐसी छोटी-मोटी घटनाओं से वो ना तो डरने वाली हैं, ना रुकने वाली हैं। दिल्ली का विकास रेखा जी के नेतृत्व में बहुत तेज़ी से होगा, उनकी टीम बहुत विस्तृत रूप से दिल्ली के बारे में विज़न बना रही है। आपको बदलती दिल्ली दिखेगी, विकसित दिल्ली जल्दी दिखेगी। आपने चुनावों में वादा किया था महिलाओं को कुछ राशि देने का, अब तक वो वादा पूरा नहीं हुआ है। आपने बिल्कुल, कहा आपने था सही कहा, उसके हुँ, ऊपर पूरी तरीके से योजना बन रही है। आप जानते हैं कि कोई ये जो सरकारें होती हैं, इन सरकारों में किसी भी व्यक्ति ओवर द नाइट कोई प्लान को लागू नहीं कर सकता। वो हरियाणा तो प्लान लागू कैसे करने जा रहा है इसी तो महीने से, हरियाणा अगले महीने हरियाणा से। की सरकार को बने हुए समय हो गया है। हुँ, हमारी सरकार जल्दी कर देगी, उसके ऊपर कैबिनेट अप्रूवल्स हो गया, वो किस तरीके से डीबीटी होगा, किस तरीके से चयन प्रक्रिया होंगी, किन-किन लोगों के खातों में पैसे जाने चाहिए, ऐसी तमाम तरह की जो चीज़ें हैं, इस पे उनकी जो प्रशासनिक टीम है, वो काम कर रही है और हमने कोई वायदा झूठा वायदा करने के लिए वायदा नहीं किया था। हम दिल्ली की हर उस जनता तक पहुँचना चाहते हैं, जिसके दिल में जहाँ भी कोई दर्द जब हो, वक़्त लगने उसे लगता है ना दवा आदित्य जी, तो लोगों का भरोसा उठने लगता है। नहीं, आपने जब इलेक्शन के दौरान जब वोट लेनी थी, तो तब आपने कहा था कि पहला काम यही करेंगे कि महिलाओं के खाते हमने में कहा था आयुष्मान योजना की आप देखिए दिल्ली के अंदर 10 लाख रुपए मिल रहे हैं। हुँ, हुँ। हर हर जगह पे 5 लाख है, दिल्ली की सरकार 70 लाख रुपए 10 लाख रुपए दे रही है 70 साल के प्लस के बुजुर्गों को।
आपको मैं दावा कर रहा हूँ कि आप अभी किसी 70 साल के बुजुर्ग को लाइए, अभी वो 10 मिनट के अंदर उसका रजिस्ट्रेशन होगा और 11वें मिनट के अंदर वो 10 लाख के निःशुल्क इलाज के लिए एलिजिबल हो जाएगा। आप बताइए कि क्यों नहीं 10 साल की पिछली सरकारों ने किया? आज सरकारी स्कूलों के साथ-साथ प्राइवेट स्कूलों के अंदर ये बताना पड़ेगा कि आप फीस को क्यों बढ़ा रहे हैं, और केवल वो अकेले फीस नहीं बढ़ा सकते, उनको पेरेंट्स टीचर मीटिंग करनी पड़ेगी और उसकी जो एक टीम है वो उसके ऊपर करेगी। अगर फीस बढ़ाते हैं तो उसके अंदर उनको ये बताना पड़ेगा कि फीस क्यों बढ़ रही है। सरकार ने हर उस जगह पे अंकुश लगाने का प्रयास किया है जो आम जनता के साथ जुड़े हुए विषय हैं। स्लम और झुग्गियों को लेकर भी यही बात आ रही है। आपने कहा था कि पहले घर देंगे फिर तोड़-फोड़ मचाएँगे। नहीं, नहीं, आपको ल गलतफ़हमी है। जो तोड़-फोड़ मची है वो उन 4 या 5 क्लस्टर में मची है, जो सीधे तौर पे सरकारी ज़मीनों के कब्ज़े करके बने गए थे। और प्रधानमंत्री जी का जो वादा था, जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, वो कालका जी में हमने करके दिया। अभी दिल्ली के अंदर कम से कम 12 जगहों के सर्वे हैं, क्योंकि ये जो मकान बनने हैं, इन मकानों में केवल मकान, इन झुग्गियों में मकान बनने के समय आपको इनको वैकल्पिक रहने की व्यवस्था भी करनी है। फिर इसका टेंडर प्रोसेस भी होगा जो इन मकानों को बनाएँगे। तो निश्चित रूप से पॉलिसी को इम्प्लीमेंटेशन करने में थोड़ा समय लग रहा है, क्योंकि हमको आइडेंटिफिकेशन ऑफ लैंड, उनके लेकिन ट्रांसफ़र के न लोगों को बेघर करने में तो समय नहीं लग रहा है आप लोग। कौन से लोग बेघर हुए हैं मुझे बताइए? क्या दिल्ली में हम कनॉट प्लेस के सर्कल पे किसी को कब्ज़ा करने दें? क्या रेलवे लैंड पे हम किसी को कब्ज़ा करने दें? क्या हम उन असामाजिक तत्वों को इन लोगों के नाम पर कब्ज़ा करने की छूट दें कि वो दिल कहीं भी 5 झुग्गी बना कर और 50 झुग्गियाँ बना के उस लैंड को कब्ज़ा कर ले। लैंड ग्रैबिंग इस सरकार में नहीं होगी। जिन लोगों ने भी लैंड ग्रैबिंग करी है, उनको कानूनी रूप से उसका भुगतान करना पड़ेगा। दिल्ली की झुग्गी की बस्तियों के साथ भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता खड़ा है, सरकार खड़ी है, ना तो कोई बेघर हुआ है, हर किसी को घर मिलेगा। जहाँ झुग्गी वहाँ मकान का जो माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना था, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो वादा किया था, जो रेखा दीदी के नेतृत्व में हमारी सरकार चल रही है, और सरकार का जो सपना है, वो सरकार आपको इन 5 सालों में पूरा होता हुआ दिखेगा। चलिए बड़ी उम्मीद करते हैं। दिल्ली की जनता भी ये उम्मीद करेगी कि जो आपने वादे किए हैं, वो जल्द पूरे हों। लेकिन आप छात्र राजनीति से भी जुड़े रहे, संगठन की अगर बात करें, आजकल सोशल मीडिया का जो दौर है, वो बड़ा महत्वपूर्ण है राजनीति में। अगर आपके क्षेत्र की बात करें, आपके क्योंकि संगठन में बड़ी ज़िम्मेवारी है, तो किस तरह से आप इस सोशल प्लेटफ़ॉर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं कार्यकर्ताओं से जोड़ने के लिए? देखिए, हमारे ऑर्गेनाइज़ेशनल एक्टिविटीज़ के अंदर सोशल मीडिया निश्चित रूप से एक बड़ा पार्ट हो गया है। जी। इसलिए अगर आप ज़िम्मेवारियों में देखें, तो हमारी ज़िम्मेवारियों में हमने सोशल मीडिया और आईटी 2 अलग डिपार्टमेंट भी किए हैं। हमारे आप मंडल से लेकर और राष्ट्रीय नेतृत्व तक आपको हमारा सोशल मीडिया हेड भी मिलेगा और आईटी इंचार्ज भी मिलेगा। और दोनों की मंडल और उसके नीचे शक्ति केंद्र तक जो हमारी योजना है, वो हमने अपनी एक प्लानिंग की हुई है कि किस तरीके से उस प्लेटफ़ॉर्म के अंदर हम अपने कार्यकर्ताओं के साथ-साथ आम जनताओं को उसमें जोड़ें, और हम जो कम्युनिकेशन है, वो वन वे ना रख के टू वे कम्युनिकेशन हो, संवाद दोनों तरीके से हो। उसपे भारतीय जनता पार्टी बहुत तेज़ी से काम कर रही है, और उसका आपने देखा कि ये जो हमने 48 सीटें जीती हैं, इस 48 सीट में उस आईटी और सोशल मीडिया का भी एक बड़ा योगदान है। हमने उस वॉर के अंदर भी विजय प्राप्त की, और हम लोगों को ये समझाने में कामयाब हुए कि आपके यहाँ जो ये रीलें चल रही हैं, ये नकली रीलें चल रही हैं। असली रियल जो है, वो भारतीय जनता पार्टी है। रील की पार्टी जो है, वो आम आदमी है, और रियल पार्टी जो है, वो भारतीय जनता पार्टी है। इसलिए मैंने ये सवाल किया कि बहुत महत्वपूर्ण है सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म और अभी अब लोगों को जो अवेयर करने की, जागरूक करने की बात कर रहे हैं, ख़ासकर जो आपके वादे हैं, आपके इरादे हैं, उनको लेकर किस तरह की प्लानिंग है आपकी? देखिए, निश्चित रूप से आज हर पॉलिटिकल लीडर का वो हर प्लेटफ़ॉर्म पे है। सरकार की हर एजेंसी सोशल मीडिया के प्लेटफ़ॉर्म पर है। अवेयरनेस की बात केवल जनता के साथ हम इतनी करना चाहते हैं कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल किस तरीके से हो, असली और नकली खबरें रूमर्स में ना जाएँ। जैसे आपने अभी कहा कि लोग बेघर हो गए, ये रूमर्स हैं। इसलिए सच्चाई क्या है? जो रील चल रहे हैं उनमें कितनी सच्चाई है, और जो रियलिटी है उसमें कितनी सच्चाई है, उसका इस्तेमाल ठीक तरीके से हो, इसलिए हम उसके अंदर अपने कार्यकर्ताओं को भी अवेयर कर रहे हैं, जनता से भी बातचीत कर रहे हैं, और उनको भी बता रहे हैं कि रियलिटी और रील में क्या अंतर है। जी।
बड़ी अच्छी बात है कि बड़े गंभीरता से आपकी पार्टी सोशल मीडिया को तो लेती है। एक आखिरी सवाल आपसे, खासकर क्योंकि आप युवा और छात्र राजनीति से जुड़े हुए हैं। दिल्ली में खासकर क्या संगठन के तौर पर युवाओं को आप किस तरह से जोड़ रहे हैं, किस तरह से ज़्यादा तादाद में पार्टी की तरफ लेके जा रहे हैं उनको कनेक्ट करने के लिए? देखिए, निश्चित रूप से हमारी पार्टी के अंदर युवा मोर्चा जैसा एक संगठन है, जिसमें युवा जुड़ेंगे। साथ ही पार्टी अपने अगले 10 साल की पॉलिसीज़ पे काम कर रही है। मैं आपके चैनल के माध्यम से, आपके पॉडकास्ट के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि हमारा जो मंडल अध्यक्ष है, वो 35 से 45 साल का युवा ही हो सकता है। ये हमने इस बार तय किया। तो 35 साल से 45 साल का युवा ही हमारा मंडल अध्यक्ष होगा। 45 साल से लेकर और 55 साल से बीच का ही व्यक्ति हमारा जो है वो जिला अध्यक्ष होगा। तो निश्चित रूप से हम उस जो आपने यूथ की बात की, उस यूथ को अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म्स के अंदर में शामिल कर रहे हैं और उसको एडवांटेज भी मिल रही है। अभी आप देखिए कि आपने बड़ी अच्छी बात की, अभी हमने दिल्ली के युवाओं के लिए जो है वो सरकार के अंदर में इंटर्नशिप की एक योजना लेके आए, जिसमें दिल्ली का एक बहुत बड़े युवाओं को इंटर्नशिप करने का मौका मिल रहा है। यूथ की हम एक पॉलिसी लेके आने वाले हैं, जिसके अंदर दिल्ली के युवाओं को एक नया मौका मिलेगा। क्योंकि ये जो सरकार है, इस सरकार का और इस हमारी भारतीय जनता पार्टी का एक ही विज़न है कि जो हम कहते हैं, वो हम करते हैं। हमें केवल एडवर्टाइज़मेंट के लिए कोई बात नहीं कहनी है, हमें उसे ज़मीन पर उतारने के लिए, अंतिम व्यक्ति तक पहुँचने के लिए, अंत्योदय का जो संकल्प है भारतीय जनता पार्टी का है, उस संकल्प को सार्थक करने का प्रयास करने के लिए हम हैं। और निश्चित रूप से भारत एक युवा देश है, उसमें युवाओं की भूमिका और है। उनको रोज़गार की भी ज़रूरत है। दिल्ली देखिए, में जैसे रोज़गार के लिए मैं आपको फिर कहता हूँ कि रोज़गार का मतलब केवल आप नौकरियाँ नहीं है। हुँ, आज पिछले 10 सालों में जो स्टार्टअप का कॉन्सेप्ट आया, आज मैं 35 साल के युवाओं को देख रहा हूँ कि 3-3 सौ करोड़ की कंपनियाँ लेकर बैठे हैं। आज से अब हम भी यूथ पॉलिटिक्स से निकले, हमने हमारे समय में तो इतनी अपॉर्च्युनिटी थी नहीं, हमारे समय तो इतने प्लेटफ़ॉर्म नहीं थे। आज आप प्लेटफ़ॉर्म देखिए, आज पूरे देश के अंदर इंटर्नशिप की सरकार योजना लेके आई है कि आप जिस भी फ़ील्ड में इंटर्न करना चाहते हैं, उसके लिए आपके पास में अवेलेबिलिटीज़ हैं, आपके पास में प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, आपके पास में काम करने की जगहें हैं। निश्चित रूप से रोज़गार सीधे तौर पे सरकारी नौकरियों से मत जोड़िए, रोज़गार को जोड़िए जीडीपी ग्रोथ के साथ, रोज़गार को जोड़िए, व्यक्ति काम देने वाले कितने बढ़ रहे हैं, देश के अंदर लोगों का जो रहन-सहन, लिविंग स्टैंडर्ड है, वो कितना बढ़ रहा है और देश का ग्रोथ कितना हो रहा है, जो हम बात कर रहे हैं। और भारत उसके अंदर निश्चित रूप से आगे बढ़ता जा रहा है। पहले भारत गोली का जवाब निंदा से करता था, अब भारत गोली का जवाब गोले से देता है। हमें ना तो सैंक्शन का डर है, ना ही हमें किसी हमले का डर है। आज भारत का युवा ये समझ चुका है कि भारत शक्तिशाली राष्ट्रों में इस प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में शामिल हो चुका है और ये विकसित भारत जो है, ये विकासशील भारत जो है, अग्रणी भारत जो है, जिसे हम भारत को कहते थे कि भारत सोने की चिड़िया था, भारत जो है वो पूरे समूह का नेतृत्व करता था। आज वो समय आ गया है कि भारत फिर से विश्व गुरु की तरफ बढ़ गया है। भारत पूरे विश्व का नेतृत्व कर रहा है। माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश में रोज़गार जो है, उसका स्वरूप बदल चुका है। आज का युवा नौकरी माँगने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बन रहा है। आदित्य झा बीजेपी के वरिष्ठ नेता, उनका कहना ये है कि दिल्ली की तस्वीर तो बदलेगी, थोड़ा इंतज़ार करना है। दूसरी बड़ी चीज़ ये है कि क्योंकि वे युवा राजनीति से जुड़े हुए हैं, तो युवाओं को बड़े महत्वपूर्ण ज़िम्मेवारी, खासकर रोज़गार लेने वाले नहीं, रोज़गार देने वाली है और इस तरह की पॉलिसीज़ हैं, इस तरह से युवाओं को अवसर प्रदान किए जाएँगे। ये दावा कर रहे हैं आदित्य झा जी। बहुत शुक्रिया आदित्य जी, हमसे धन्यवाद। बातचीत करने के लिए। बहुत-बहुत धन्यवाद। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।